हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम अपने नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि होगा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आखिर गठन होता क्यों है और होता कब है। ठीक है। तो उसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पीछे जितने भी कारण थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। और 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाता है। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उससे पहले या फिर उसके दौरान जो लीडर्स थे वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। कुछ को बोला जाता है मॉडरेट्स एंड कुछ को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। यही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो एक डोमिनेंस था वो कांग्रेस के ऊपर भी रहा। कांग्रेस के शुरुआती साल मॉडरेट्स के थे और कांग्रेस के लास्ट जो कुछ साल चले वो एक्सट्रीमिस्ट के थे। तो हमें ये दोनों ही ग्रुप्स डिस्कस करने हैं कि किस तरीके से मॉडरेट्स अपना काम किया करते थे और किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट अपना काम किया करते थे। तो चलिए इसी के साथ अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, शॉर्ट में ही रहेगा। आपको बस इनकी आइडियोलॉजीज समझाना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। चलिए, मॉडरेट फेज जो चालू होता है, मॉडरेट फेज अपने इनिशियल 2 डेकेड्स यानी कि 20 सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसमें मॉडरेट्स की एक डोमिनेंस था। ठीक है। मॉडरेट्स की डोमिनेंस था यानी कि मॉडरेट्स की डिमांड्स को फॉलो किया जाता था। मॉडरेट्स अपनी अपने डिमांड्स को मॉडरेट्स अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने पिटिशंस के रूप में यानी कि एक तरीके से आग्रह कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके रूप में रखा करते थे। ये जो इनिशियल लीडर्स रहे यानी कि इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको मॉडरेट्स बोला जाता था यानी कि मध्यम दिशा में, यानी कि ना तो ज्यादा एक्सट्रीम ना ही ज्यादा वो एक एक्सट्रीम पाथ पर चलने का नहीं सोचते थे। उदारवादी लोग थे वो। ठीक है। वो सोचते थे कि अगर हम एकदम से लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे तो हमारा ये जो नेशनल मूवमेंट है, यानी कि हालांकि अभी नेशनल मूवमेंट शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारी बात ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे। और अगर हम जबरदस्ती करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ब्रिटिशर्स भी वही जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करके हमारी डिमांड्स को दबा सकते हैं। तो ये सोच थी मॉडरेट्स की यानी कि उदारवादी लोगों की। तो उन्होंने अपना जो पाथ चुना वो ऐसा पाथ चुना कि हमको ब्रिटिशर्स के सामने जो अपनी चॉइसेस, जो अपनी डिमांड्स रखनी है वो पिटिशन के रूप में रखनी है, यानी कि उनसे आग्रह करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है। तो हमको ये देखना है आखिर मॉडरेट्स थे कौन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनती है 1885 में, तो 1885 से लेकर 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स का डोमिनेंस रहता है, यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों का या फिर आप कह सकते हैं उदारवादी लोगों का डोमिनेंस रहता है। मध्यम वर्गीय लोग या उदारवाद लोग अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को यूज किया करते थे, यानी कि संवैधानिक संवैधानिक जो रास्ते होते हैं उनको इस्तेमाल किया करते थे और ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड्स रखा करते थे। कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर जो हैं वो है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी, एन बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर हैं यानी कि उदारवादी नेता हैं। ये लोग पेशेंस और रिकंसिलिएशन में विश्वास रखते थे, यानी कि सांत्वना बनाई रखनी है और आराम से बात करना है, रादर देन वायलेंस। वायलेंस माने लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों जैसी कोई गतिविधियां नहीं करनी है। अपनी बात लड़ाई झगड़ा कर नहीं प्रेजेंट करनी है, अपनी बात शांति से प्रेजेंट करनी है जिससे कि सामने वाला तुम्हें सीरियसली ले। ठीक है। मॉडरेट्स फॉलो करते थे 3P पॉलिसी यानी कि पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। कि पहले अपनी बात को समझाओ, बताओ सामने वाले को कि व्हाट यू वांट। फिर अपनी बात को समझाने के लिए रिक्वेस्ट करो उसके सामने कि मान लो हम मतलब हम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, हमारी डिमांड को मान लिया जाए, वी आर रिक्वेस्टिंग। अगर नहीं मानते हैं देन वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रोटेस्ट। पर प्रोटेस्ट यानी कि एक तरीके का हड़ताल आप बोल सकते हैं, पर प्रोटेस्ट भी शांतिपूर्वक होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मॉडरेट्स का ये मानना था कि हमें जो आजादी मिलेगी यानी कि हमें जो स्वतंत्रता मिलेगी वो धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पर चलकर मिलेगी, छोटे छोटे स्टेप्स पर चलकर मिलेगी। ठीक है। वो मानते थे कि अगर हम पब्लिक की
डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, ब्रिटिशर्स यानी कि एक दिन ऐसा आएगा, अथॉरिटीज हमारे डिमांड को सीरियसली लेंगी और इन डिमांड्स को अपना जो रूल चल रहा है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर रूल कर रहे हैं, अपने रूल में इनकलकेट करेंगी, उसमें ऐड करेंगी और हमारे जो ग्रीवांसेस हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उनको दूर किया जाएगा। ब्रिटिशर्स में स्ट्रॉन्ग फेथ, यानी कि मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स के ऊपर विश्वास किया करते थे। मॉडरेट्स ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश नेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है और वो हमारे साथ जस्टिस यानी कि न्याय और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये इस इल्यूजन में थे, यानी कि इस गलत फहमी में थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे उनका काम करने में भारत के अंदर, तो ब्रिटिशर भी हमारी डिमांड्स को सुनेंगे और हमारे लिए अच्छे से वर्क करेंगे। इसके अलावा और कुछ मेजर डिमांड्स मॉडरेट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स में ये डिमांड्स थी कि एक इंडियन काउंसिल हुआ करती थी, उसे अबॉलिश कर दिया जाए, जिससे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओएस का ऑफिस था, कि वो एसओएस का ऑफिस जो है वो भारत के लिए किसी भी तरीके की पॉलिसीज नहीं बना पाएगा। दूसरा, इंडियन पार्टिसिपेशन यानी कि भारतीयों की जो सहयोगिता है, जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन को प्रोविंशियल पार्लियामेंट और सेंट्रल पार्लियामेंट में बढ़ा दिया जाए, कि वहां पर इंडियंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, इंडियंस को भी ऐड किया जाए किसी भी तरीके के जरूरी निर्णय लेने के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए नई परिषद, नई काउंसिल बनाई जाए। इंडियंस को भी वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी जाए। वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, जो काउंसिल नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाने और इम्प्लीमेंट करने का काम किया करती थी। तो मॉडरेट्स का ये कहना था कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, और इसके अलावा जो बजट पास किया जाता है इंडियंस के लिए लेजिस्लेचर से, जो बजट पास किया जाता है, उस बजट में इंडियंस के पास डिस्कस करने का, यानी कि उस बजट को वो डिस्कस कर सकते हैं और बजट के ऊपर वोट कर सकते हैं। इसके अलावा बजट के ऊपर अपनी जो भी कोई मांग है जरूरी, वो रख सकते हैं। इस तरीके की इन लोगों की डिमांड थी कि हमें ये चीजें मिले। इसके अलावा मॉडरेट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स यानी कि प्रशासन मांग क्या थी? प्रशासन मांग में मॉडरेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज, जिस चीज की तैयारी आज आप लोग करते हैं, सिविल सर्विसेज को इंडियनाइजेशन कर देना, यानी कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ा देना। इसके अलावा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो पहले लंदन में हुआ करता था, लेकिन मॉडरेट्स का ये कहना था कि लंदन पहुंचना इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात है, तो इस एग्जाम को इंडिया और लंदन दोनों में ही करवाया जाना चाहिए। इस एग्जाम की जो एज है वो 19 वर्ष थी। 19 वर्ष बहुत ही कम एज होती है, तो मॉडरेट्स का ये कहना था कि इस एग्जाम की जो एज है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए। इसके अलावा कुछ मॉडरेट्स की इकोनॉमिक डिमांड्स भी थी, यानी कि आर्थिक मांगे भी थी, जैसे कि टैक्सेस को रिड्यूस कर देना, मिलिट्री चार्जेस को रीएलोकेट कर देना। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यानी कि सुरक्षात्मक नीतियां बनाना। अब ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज क्या है? देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन को अपने माल को बेचने के लिए एक निर्धारित बाजार चाहिए था, एक मार्केट चाहिए था। तो ब्रिटेन ने क्या करा? अपने देश में बन रहे हर माल को उसने भारत में लाकर डंप करना शुरू कर दिया। अब जब भारत में लाकर डंप करना शुरू किया, तो जो भारतीय उद्योग थे, जो भारत में बन रहे सामान थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो हथकरघा विभाग थे, वो खत्म होने लग गए। ब्रिटिशर्स के चीप माल पर लोग डिपेंड होने लग गए, क्योंकि मशीनों से बना हुआ माल और हाथों से बने हुए माल की कीमतों में बहुत फर्क होता है। हाथों से बना हुआ माल हमेशा महंगा मिलता है और मशीनों से बना हुआ माल ज्यादा क्वांटिटी में बनता है तो सस्ता मिलता है। तो इस वजह से भारतीय उद्योग खत्म हो गए थे। तो मॉडरेट्स का यही कहना था कि भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए कोई नई नीतियां बनानी चाहिए, कि कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिस तरीके से ब्रिटेन का व्यापार यहाँ चल रहा है, भारत का भी व्यापार भारत में चल सके। इसके अलावा लैंड रिवेन्यू असेसमेंट, यानी कि जिस तरीके से लैंड पर, भूमि पर टैक्स लगाया जाता है, उस तरीके को बदला जाए और भूमि के टैक्स को कम किया जाए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को एक्सटेंड किया जाए रियोतवाड़ी और महालवाड़ी एरियाज में। रियोतवाड़ी और महालवाड़ी एरियाज में स्थायी राजस्व प्रणाली को एक्सटेंड किया जाए। ये स्थायी राजस्व प्रणाली क्या है, रियोतवाड़ी महालवाड़ी क्या है, ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स को भी आगे एनकरेज किया जाए। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लोग अपने घरों में किसी भी तरीके का उद्योग लगा लेते हैं, किसी तरीके का बिजनेस लगा लेते हैं, उसे कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, और हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं हम हथकरघा इंडस्ट्री को।
इसके अलावा मिलिट्री डिमांड्स यानी कि सैन्य उनके मांगे क्या थी। वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हर तरीके से मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इवनली शेयर करे, यानी कि जैसा एक्सपेंडिचर यानी कि जितनी सैलरी, जितना अलाउंसेस, जितनी सुख सुविधाएं एक ब्रिटिश ऑफिसर को मिलती हैं, उतनी ही सैलरी, उतनी ही सुख सुविधाएं, उतने ही अलाउंसेस एक इंडियन सोल्जर को भी मिलने चाहिए। इंडियंस को आर्मी में आने की वॉलेंट्री एक तरीके से इंडियंस के ऊपर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। वो अगर उनका मन हो तो आर्मी में आए, अगर नहीं मन हो तो वो कोई और काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा हायर रैंक्स पर यानी कि इंडियंस की रैंक को बहुत ही लोअर लेवल तक ही समाप्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो मॉडरेट्स का ये कहना था इंडियंस को यानी कि भारतीयों को मिलिट्री में यानी कि आर्मी में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन डिमांड की इनकी कुछ तरीके की शिक्षा मांगे भी थी, शिक्षा से रिलेटेड, कि प्राइमरी एजुकेशन को एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाया जाए, ब्रॉड किया जाए, और हायर एजुकेशन को और ज्यादा अच्छे से किया जाए। इनका सबसे ज्यादा मेन इम्फेसिस यानी कि मेन जोर इस बात पे था कि इंडियंस को भी टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, यानी कि तकनीकी शिक्षा इंडियंस को भी दी जाए, जिसकी वजह से इंडियंस भी अपना जो अपना जो स्कोप है काम करने का, अपना जो एक नौकरी लेने का स्कोप है वो बढ़ा सकें, और इंडियंस भी इंजीनियर बन सके, इंडियंस भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा सके। तो इसलिए इंडियंस को भी टेक्निकल एजुकेशन दी जाए। इस तरीके की मॉडरेट्स ने अपनी डिमांड रखी थी किसके सामने? सरकार के सामने। मॉडरेट्स का ये कहना था कि अपनी डिमांड रखने के लिए, अपनी बात करने के लिए पहले आपको अपनी बात सरकार को बतानी पड़ेगी, फिर अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनसे थोड़ा सा विनम्रता से बात करनी पड़ेगी, और तीसरा अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जा सकते हैं प्रोटेस्ट पर यानी कि हड़ताल पर हड़ताल भी एक तरीके की शांतिपूर्वक हड़ताल होनी चाहिए। तो 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में इन्फ्लुएंस रहता है मॉडरेट्स का, लेकिन 1905 में जैसे ही शुरू होता है स्वदेशी मूवमेंट, और 1905 में जैसे ही बंगाल के पार्टीशन की बात शुरू करी जाती है, तो अब मॉडरेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कम होने लग जाता है, और इन्फ्लुएंस आने लग जाता है एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, यानी कि उन लोगों का जो इतने ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते कि ब्रिटिशर्स मात्र बात करने से मान जाएंगे। इनके अनुसार ब्रिटिशर्स को हमें डराकर धमकाकर, साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल कर कर ब्रिटिशर्स को भारत से निकालना पड़ेगा। एक्सट्रीमिस्ट की ये सोच थी। एक्सट्रीमिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर थे बंगाल वाले क्षेत्र में विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब वाले क्षेत्र में लाला लाजपत राय। इन्हें बाल पाल लाल के नाम से भी जाना जाता था कि इन लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने का काम किया था। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स की किसी भी बात से खुश नहीं रहते थे, यानी कि असंतुष्ट रहते थे। मॉडरेट्स की पॉलिसी से ये फ्रस्ट्रेट रहते थे कि जिस तरीके से उदारवादी अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रख रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन सरकार के सामने रख रहे हैं, वो डिमांड ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वो इतनी ज्यादा स्लो है कि एक दिन वो कहीं खो जाएगी, और शायद ब्रिटिश सरकार की कानों तक वो बात पहुंचेगी भी नहीं। ठीक है, इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली भारत से निकालकर फेंक देना चाहिए, और इनका ये मानना था कि हमें अपना देश में रूल अपने अनुसार करना चाहिए, यानी कि स्वराज, अपना खुद का राज, किसी और का राज यहाँ पर नहीं चलेगा। इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट को किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं फॉलो करने थे, यानी कि किसी भी तरीके की शांतिपूर्वक बातचीत ब्रिटिशर्स के साथ नहीं करनी थी। उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर शांतिपूर्वक बातचीत से मान ही नहीं सकते हैं जब तक ब्रिटिशर्स को हमारे मन में चल रही उथल पुथल उनको एक तरीके से वायलेंस के रूप में ना दिखाई जाए, तब तक ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट ने मिलिटेंट अप्रोच का इस्तेमाल करा, किसी तरीके के
कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज या किसी तरीके की शांतिपूर्वक नीति को नहीं अपनाया। तो ये दो तरीके के समूह थे, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा। तो आई होप आपको मेरी कही हुई बात समझ में आई होगी और आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो नीतियां हैं, जिस तरीके की सोच है, वो आपको समझ में आई होगी। इसी के बाद हम कंटिन्यू अपना आगे से करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है, जिससे कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।